हेलो एवरीवन, एफर्ट आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों चुने। तो टॉपिक है आज का राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसका एक वैकल्पिक विषय के रूप में हम इसे क्यों चुने, इस पे चर्चा करने से पहले इस पर चर्चा करना जरूरी है कि इसके अंतर्गत सिलेबस में क्या रखा गया है। तो मोटे तौर पर इसे हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत दो पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर को फिर से दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे सेक्शन ए और सेक्शन बी के नाम से जाना जाता है। सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंतर्गत राजनैतिक सिद्धांत, सेक्शन ए के अंतर्गत राजनैतिक सिद्धांत एवं भारतीय राजनीति को रखा गया है। इसे थ्योरी वाला पार्ट आप समझ सकते हैं कि इसे थ्योरी कहते हैं। अगर संक्षिप्त में इसे कहना हुआ तो सिद्धांत वाला पार्ट है थ्योरी। फर्स्ट पेपर के सेक्शन ए में। फर्स्ट पेपर के सेक्शन बी में रखा गया है भारतीय सरकार एवं राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। फर्स्ट पेपर में पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। सेक्शन बी में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसी तरीके से सेकेंड पेपर को भी दो सेक्शन में क्लासिफाइड किया गया है। सेकेंड पेपर को भी दो सेक्शन में क्लासिफाइड किया गया। पहले सेक्शन का जैसे ए और बी, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेक्शन ए के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को रखा गया। सेक्शन ए के अंतर्गत कंपैरेटिव
पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सेक्शन बी के अंतर्गत रखा गया है भारत एवं विश्व, भारत एवं विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब अगर हम एक एक पार्ट को अगर डिटेल में देखें तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को देखते हैं, फर्स्ट पेपर के सेक्शन ए को। तो इसे इरेज कर दिया जाए, ये इरेज करते हैं। ये वाला पोर्शन जिसमें हमें देखना है थ्योरी वाले पार्ट में राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत, भारतीय राजनीति के अंतर्गत जो सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है उसमें हम लोग देखेंगे समानता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, शक्ति, अधिकार, लोकतंत्र, उदारवाद, उदारवाद, नव उदारवाद, नव उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, फासीवाद, गांधीवाद, नारी अधिकारवाद, नारी अधिकारवाद। थ्योरी के अंतर्गत हम लोग ये पूरा फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें थॉट एंड थिंकर्स हैं, जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इन पे, और जो विचारधाराएं हैं जैसे लोकतांत्रिक मूल्य, नव उदारवाद, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, फासीवाद, गांधीवाद एवं नारी अधिकारवाद के नाम से कुछ संकल्पनाएं सिलेबस में निर्धारित की गई हैं, रखी गई हैं। इसी तरीके से इसमें कुछ इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स रखे गए हैं। दो भागों में थिंकर्स को अगर हम डिवाइड करें तो कुछ भारतीय थिंकर रखे गए और कुछ वेस्टर्न थिंकर रखे गए। वेस्टर्न इंडियन थिंकर एंड थॉट के अंतर्गत, विचारक एवं सिद्धांत के अंतर्गत धर्मशास्त्र से शुरू होकर के अर्थशास्त्र से होते हुए बौद्ध परंपराओं को लेते हुए कुछ मॉडर्न थिंकर्स को रखा गया है। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, बौद्ध परंपराएं। इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सर सैयद अहमद खान के विचार, सर सैयद अहमद खान के विचार। इसी में गांधी, अंबेडकर, एम एन राय,
और अरविंद, इनको सिलेबस के अंतर्गत इंडियन थिंकर एंड थॉट में हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और वेस्टर्न थिंकर्स में अरस्तु से शुरू हो करके, अरस्तु, प्लेटो, मैकियावली, लॉक, हॉब्स, मिल, ग्राम्स्की, मार्क्स एवं हाना अरनेट के विचारधारा को हम लोग पढ़ेंगे। थिंकर में, वेस्टर्न थिंकर में किसको देखना है? अरस्तु को, प्लेटो को, मैकियावेली को, लॉक को, हॉब्स को, मिल को, ग्राम्स्की को, मार्क्स को और हाना अरनेट को, जो थिंकर्स में इनको रखा गया है। तो इन्हें हम लोग डिटेल में देखेंगे। संक्षिप्त में मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि एक गुरु शिष्य की परंपरा, सॉक्रेटिस के शिष्य अरस्तु के प्लेटो, एक गुरु शिष्य की परंपरा अरस्तु, सुकरात से शुरू होकर के प्लेटो, और प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम आता है। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, एक गुरु शिष्य की परंपरा रही। और ग्रीक थिंकर्स में उस समय का जो टाइम था, ये लोग ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। सिंबल ऑफ नॉलेज की संकल्पना इनके लिए दी गई। लोगों को ये मानना था कि लोग ज्ञान के प्रतीक थे। इनका हस्तक्षेप, ऐसा कोई भी विषय नहीं था कि जहाँ पर इनका हस्तक्षेप न रहा हो। कहने का अभिप्राय है कि इनका अध्ययन बहुत व्यापक था। इन्हें आप ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, फिलॉसफी में, यहाँ तक कि लिटरेचर में भी आप इन्हें देख सकते हैं। ये ऐसे थिंकर्स हैं। और यहाँ तक कि अरस्तु को फादर ऑफ लॉजिक, तर्कशास्त्र का जनक माना जाता है। फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पत विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आप इन्हें साइंस में भी देख सकते हैं। अब इनके शख्सियत या इनके प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब गैलीलियो ने दूरबीन की खोज किया तो उसने एक बात, अपने रिसर्च को कंप्लीट जब वो किया, जब उस पर उसने थीसिस लिखा, तो जो दूरबीन के माध्यम से उसने जो जो भी चीज़ें देखा था, अपनी सारी थीसिस में उसने उन बातों को लिखा। तो उसमें एक चीज़ उसने मेंशन किया कि सूर्य में ब्लैक स्पॉट हैं, काले धब्बे हैं। और सबसे पहले उसने थीसिस अपने पिता को समर्पित किया। जब उसके फादर ने उसकी थीसिस को पढ़ा और जब यह लाइन पढ़ी कि सूर्य में काले धब्बे हैं, तो उसके पिता ने गैलीलियो को बुलाया कि तुम फिर से अध्ययन करो, फिर से थीसिस लिखो। वो जो तुम काले धब्बे देख रहे हो सूर्य में, वो काले धब्बे सूर्य में न होकर के तुम्हारे आँखों में हैं, क्योंकि हमने सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का बहुत गहन अध्ययन किया है।
उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि सूर्य में ब्लैक स्पॉट है। सोचिए कि जो साइंटिफिक चीज़ों के थ्रू, जो एक तरह से प्रयोग के थ्रू अनुसंधान करके, रिसर्च करके जब जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो पिता ही उस बात को डिनाई करने का प्रयास करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों का प्रभाव पूरे ग्रीक समाज में बहुत व्यापक स्तर पे था। इसी तरीके से अगर हम, जो आज का टॉपिक है कि हम PSIR को एक वैकल्पिक विषय के रूप में इसका चुनाव हम क्यों करें, तो देखिए, किसी भी विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में रखने का जो आधार है वो समान ही है। उसमें क्या क्या आधार होना चाहिए, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहला जो आधार है वह है रुचि, अर्थात इंटरेस्ट। दूसरा जो आधार है, सेकंड, वो है अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल। तीसरा है कि उस सब्जेक्ट में अंक ले आने के क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या परंपरा रही है। तो अंक या मार्क्स किस तरह से पहले आता रहा है, यह। चौथा, उस पेपर की GS में, सामान्य अध्ययन में भूमिका क्या है। और पांचवा है कि उस सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट का बैकग्राउंड है कि नहीं है, पृष्ठभूमि उसमें है कि नहीं, मतलब ग्रेजुएशन के स्तर पर उस सब्जेक्ट को वह पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि रुचि। मान लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट आप ऑप्शनल पेपर के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में ऑप्ट करते हैं, तो पहला आधार होना चाहिए कि उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, रुचि है कि नहीं है। मान लीजिए कि कोई भी आप सब्जेक्ट रखते हैं, रुचि नहीं है, तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। दूसरा कि उसके लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध है कि नहीं है, दूसरा आधार यह होना चाहिए, यह होता भी है। तीसरा जो है, हम लोग देखते हैं कि उस सब्जेक्ट में अंक किस तरीके से मिलते रहे हैं विगत वर्षों में। जो भी स्टूडेंट अपीयर हुए, जो भी कैंडिडेट अपीयर हुए, उन्हें किस तरह से मार्क्स उसमें मिला है। तीसरा आधार यह होता है। और चौथा आधार होता है कि GS में उसकी भूमिका क्या है, उस सब्जेक्ट की क्या भूमिका है। और पांचवें के तौर पर हम देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड है कि नहीं है। तो बैकग्राउंड की जहाँ तक बात आती है, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनका बैचलर में या ग्रेजुएशन के स्तर पे, जिस समय वो स्नातक कर रहे होते हैं, तो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है कि जिस समय वह IAS एक ऑप्शनल पेपर के रूप में किसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, तो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है कि जिसे ग्रेजुएशन स्तर पर भी उन्होंने पढ़ा है। तो ऐसे सब्जेक्ट का भी चयन करके लोगों ने अच्छी रैंक लगाई है कि जरूरी नहीं है कि आप स्नातक स्तर पर उसे पढ़े ही हों। मैक्सिमम
इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट जिनका जो है अगर हम देखें कि पृष्ठभूमि तो उनकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होती है, वह सब्जेक्ट भी सिलेबस में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रखे भी गए हैं, लेकिन उसे आप न करके वह मानविकी सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं। तो यह देखा गया है कि यह जरूरी नहीं है कि जिस विषय को आप ऑप्ट कर रहे हैं वह आपका कभी स्नातक के स्तर पर उससे आप सब्जेक्ट के रूप में पढ़े हों तो यह अच्छी बात है, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिस विषय का आप चयन करना चाहते हैं अगर उसे ग्रेजुएशन का स्तर पर भी पढ़ा गया है तो एक तरह से आप इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा सहूलियत होगी कि हो सकता है कि जिनका बैकग्राउंड ना हो उन्हें ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करना पड़े और ऐसे लोगों को कम मेहनत करके ही चीज़ें बहुत आसानी से कंसेप्ट उनका क्लियर हो जाए। अब जहाँ तक जीएस की भूमिका है तो जीएस की भूमिका के लिए ये 3 चरण में गुजर करके कोई भी कैंडिडेट यूपीएससी आईएएस में सेलेक्ट होता है। वो जो 3 आधार है, 3 प्री मेंस एंड इंटरव्यू। अब पॉलिटिकल साइंस का क्या रोल है, इस पर अगर हम देखें कि जीएस में किस तरह से यह इन्वॉल्व है पीएसआईआर, तो देखा गया है कि विगत वर्षों में प्री के एग्जाम में 20 से लेकर के 22 क्वेश्चन, चूंकि इंटरनेशनल रिलेशन भी इसी के अंतर्गत आता है तो लगभग करंट अफेयर्स को भी यह टच करता है, तो लमसम आप 25 भी मान सकते हैं, कभी प्लस कभी माइनस, कभी एक आध 2 क्वेश्चन कम भी पूछे जाते रहे हैं। तो आप कल्पना करिए कि जिस सिचुएशन में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 50% प्री में नेगेटिव मार्किंग के बाद अगर उसका सही है तो लड़का संभावना रहती है कि यह जो है प्री क्वालिफाई कर जाएगा। जो है अगर जिस सब्जेक्ट का प्री में 25% भूमिका हो, ये बहुत बड़ी बात है चयन करने का। दूसरा, जब हम मेंस के एग्जाम में अपीयर होते हैं ये मुख्य परीक्षा में, तो जीएस के 4 पेपर रखे गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों पेपर 250-250 नंबर के हैं, 250, 250, 250 और 250, पूरा 1000 मार्क्स का। जब हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत सेक्शन ए के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि राजनीतिक सिद्धांत एवं भारतीय राजनीति को, और सेक्शन बी के अंतर्गत भारतीय सरकार एवं राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को हम लोगों ने देखा। तो इसके अंतर्गत सेक्शन बी के अंतर्गत 2 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जो है एक तो इसमें अध्ययन किया जाता है फ्रीडम स्ट्रगल का, फ्रीडम स्ट्रगल का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया जाता है, संविधान का। पहले में स्वाधीनता, पहले में स्वाधीनता संग्राम, दूसरा पार्ट इसका है संविधान का अध्ययन करते हैं। इसी में सेकेंड पार्ट के अंतर्गत ही, फर्स्ट पेपर के सेकेंड पार्ट के अंतर्गत ही हम लोग जो है योजना और आर्थिक विकास,
योजना और आर्थिक विकास को देखते हैं, और इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सामाजिक आंदोलन। अब हम देखें फर्स्ट पेपर को। फर्स्ट पेपर में जो बहुत बड़ी भूमिका है ज्योग्राफी की है, हिस्ट्री की है और कुछ सोशल इश्यूज का है। अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर फर्स्ट पेपर में फ्रीडम स्ट्रगल से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जो यहाँ पर हम सामाजिक आंदोलन सेकंड पेपर के रूप में, फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट के रूप में देख रहे हैं, उसे भी हम सोशल इश्यूज के अंतर्गत देख सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर का पूरा कंप्लीट पेपर अगर कोई भी स्टूडेंट PSIR को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तो सेकंड पेपर में अलग से पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी उसकी टॉपिक हैं, सारी चीज़ें, चाहे वह सोशल जस्टिस हो, चाहे वह इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे वह इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वह कॉन्स्टिट्यूशन वाला पॉलिटी वाला पोर्शन हो, चाहे गवर्नेंस वाला पोर्शन हो, कंप्लीट चीज़ें आपको यहाँ पर माने सिलेबस में PSIR को जब आप एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आपको सेकेंड पेपर में मिल जाती हैं, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड पेपर के रूप में जो यहाँ पर आप सेकेंड वाले पार्ट, फर्स्ट पेपर के सेकेंड वाले पार्ट में जो आर्थिक योजना एवं आर्थिक विकास वाला चैप्टर या जो उसमें भूमि एवं कृषि सुधार से संबंधित जो टॉपिक है, तो वहाँ भी थर्ड पेपर में भी यह इन्वॉल्व हो जाता है। फोर्थ पेपर में जो थिंकर्स रखे गए हैं तो वहाँ पर भी थिंकर्स आपकी वैचारिकता को समृद्ध करते हैं। कभी कभी थिंकर से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। जैसे न्याय में हम लोग राल्स को पढ़ते रहे हैं, राल्स पूछे भी जा चुके हैं, प्लेटो पूछे जा चुके हैं, अरस्तु का मध्यम मार्ग पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से कई चीज़ें जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही हैं। और वैसे भी अगर हम इन मूल्यों को, जो बुनियादी मूल्य हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इन मूल्यों को समझ करके हम ज़्यादा परिपक्व होते हैं, हम ज़्यादा वैचारिक रूप से समृद्ध होते हैं। और वह समृद्धता कहीं न कहीं हमें जो है अंक दिलाने में हमारा सहयोग करती है। तो अगर जो है इन मूल्यों को हटा दिया जाए तो एथिक्स का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। जहाँ समानता, स्वतंत्रता और न्याय की संकल्पना के बिना एथिक्स का कोई मूल्य नहीं है, नैतिकता और नीतिशास्त्र का कोई मूल्य नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि इन सब चीज़ों की इन्वॉल्वनेस फोर्थ पेपर में भी है। एक पेपर 250 नंबर का निबंध होता है। निबंध में आप देखेंगे कि कभी कभी एक, और नहीं तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि दो भी, एक तो अवश्य रूप से, लेकिन कभी कभी देखा गया कि दो निबंध भी इस टॉपिक से संबंधित कहीं न कहीं आपसे पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। अब जब आप साक्षात्कार देने जाते हैं, क्योंकि साक्षात्कार जब देने जाएंगे तो जो विश्व में हो रहा है, जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, उससे भी संबंधित प्रश्न रहते हैं। क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशन के रूप में सब्जेक्ट में आपकी डेप्थ स्टडी है, तो आप इंटरव्यू में भी आप सहजता से अपनी बातों को, भारतीय विदेश नीति से संबंधित प्रश्नों को सहजता से आप रख सकेंगे। अब देखिए, ये सब सारी चीज़ें बिफोर सिलेक्शन की हैं। यह सब्जेक्ट आफ्टर सिलेक्शन भी आपका सहयोग करता है। जब आप सेलेक्ट होकर के किसी पद पर जाते हैं, IAS, IPS, IFS या अन्य जो सेवाएं हैं, उसमें जब आपका सिलेक्शन होता है, वहाँ भी इन मूल्यों की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। ये थिंकर्स की बहुत ज़्यादा
ज़रूरत पड़ती है कि जो आपकी आइडियोलॉजी को प्रभावित करते हैं और जिसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को लेकर के आगे सहजता के साथ बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों की भी भूमिका रही है। एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप इसे विषय के रूप में इसका अध्ययन करते हैं तो केवल जो समानता का जो कंसेप्ट है, स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है, जो न्याय का कंसेप्ट है, इसकी जो मूल अवधारणा है, उन अवधारणाओं तक आप पहुंचने का प्रयास करते हैं कि जब समानता का अति हो जाता है तो क्या होगा, समरूपता हो जाएगी। स्वतंत्रता की जब हद होती है, जब उसकी अति हो जाएगी, एक्सट्रीम लेवल पहुंचेंगे तो स्वच्छंदता में बदल जाती है। अब कैसे इन्हें समानता स्वतंत्रता को बैलेंस करके न्याय की संकल्पना को स्थापित किया जाए, इन सब अवधारणाओं से भी हम लोग परिचित होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का टॉपिक होगा कि एक तो सिलेबस को डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसके पढ़ने का क्या आधार होना चाहिए, कैसे हम PSIR रख करके अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।